नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जीके जीएस की श्रृंखला में आज एक बार फिर से हम लोग बातचीत करने आए हैं और बिहार पुलिस और BPSC TRE 4 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, अपना एक ही नारा है, जान लगा दो या फिर जाने दो। यानी यदि आप वर्दी चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं तो पूरा जान जी लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में जीतेगा वही जो जिद्दी होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। और ये रहा आज का पहला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सी है। और ये जो प्रश्न है ये PYQ है, याद रखेंगे। हम जो भी प्रश्न लेते हैं वो सब PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इस एक प्रश्न से हम बहुत सारे टॉपिक निकालेंगे। इसके डिस्कशन से बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा। तो कहता है कि चंद्रमा सदृश ग्रह कौन सा है। बुध, मंगल, पृथ्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है बुध। क्या होने वाला है? बुध। इसमें अगर शुक्र रहता तो शुक्र भी हो जाता ना। बुध और शुक्र दोनों चंद्रमा के सदृश है। वैसे शुक्र को किसको? शुक्र को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है। पृथ्वी का वाहन कौन है? पृथ्वी, इसका वाहन लिखो। पृथ्वी का वाहन कौन है? शुक्र है। पृथ्वी का वाहन कौन है? शुक्र है। इसके अलावे अगर हम लोग, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बुध होने वाला है। अब जरा डिस्कशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा गया है कि चंद्रमा की तरह कलाएं यानी फेजेस दिखाने वाले ग्रह बुध और शुक्र है। लेकिन बुध की सतह चंद्रमा के समान क्रेटर से ढकी हुई है। यानी अगर काल की बात करें, कलाएं की बात करें, तो जैसा काला चंद्रमा का है वैसे ही फेजेस यानी कलाएं बुध और शुक्र दोनों का है। लेकिन जिस प्रकार से चंद्रमा क्रेटर से ढके हैं उसी प्रकार से बुध ग्रह भी क्रेटर से ढके हुए हैं। आगे यदि बात करते हैं बुध के बारे में, तो बुध ग्रह, जिसे ज्योतिष में बुध या बुधदेव भी कहा जाता है, सौरमंडल का सबसे छोटा और सूरज के सबसे निकट का ग्रह है। क्या है? सूरज का सबसे निकट का ग्रह है। और एक बात और है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यह बुद्धि, संचार और तर्क का ग्रह माना जाता है। यानी यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये जो ग्रह सौरमंडल, शुक्र के सबसे नज़दीक का ग्रह, ये ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। पृथ्वी के, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। आगे चलते हैं हम लोग। तो कहता है कि बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है। याद रखेंगे इस बात को कि बुध पर का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 176 दिनों के बराबर होता है। और अगला बात है कि बुध सौरमंडल में उन 5 ग्रहों में से एक है जो आसमान में नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। नग्न मतलब होता है नंगे आँखों से। यानी इसको देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं होती है। यानी हमारे सौरमंडल में, आकाश में 5 ऐसे ग्रह हैं जिसे आप नग्न आँखों से देख सकते हैं, जिसमें एक बुध है। उसके बाद आप शुक्र को भी ले सकते हैं, जिसे शाम और भोर का तारा भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न को पढ़िए जरा और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति केंद्र कौन सा है? अफ्रीका का रिप्स घाटी, मध्य एशिया, जेरूसलम, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है अफ्रीका की रिप्स घाटी। क्या होने वाला है? अफ्रीका की रिप्स घाटी। अफ्रीका के रिप्स घाटी को जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र माना गया है। यहाँ ये जो क्रम आप देख रहे हैं, ये क्रम मानव के विकास का काल्पनिक क्रम है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे गलत क्रम भी मानते हैं। चलिए जरा डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका माना जाता है।
किसे माना जाता है? अफ्रीका माना जाता है। कहता है कि होमो सेपियंस, यानी जिसे होमो सेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव। होमो सेपियंस जिसे मानव या ज्ञानी मानव कह सकते हैं, का विकास अफ्रीका में हुआ और फिर धीरे धीरे महाद्वीपों में फैला। अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन के कारण मानवों ने पेड़ पर रहने के बजाय ज़मीन पर रहना और सीधे चलना प्रारंभ किया। यानी मानव पहले पेड़ पर रहता था, पहले कैसे रहता था? पेड़ पर रहता था। फिर जलवायु में परिवर्तन हुआ और धीरे धीरे वो सीधा चलने लगा। जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें देख रहे हैं रेंग रहा है, फिर थोड़ा सीधा हो रहा है, फिर सीधा हुआ, फिर पूरा सीधा हो गया ना, इस प्रकार से। और माने तो पहले जो मानव जो है वो पहले कुछ इस प्रकार से पेड़ पर रहता था। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मानव पहले कहाँ रहता था? पेड़ पर रहता था। लेकिन जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे मानव पेड़ पर रहने के बजाय अब वो जमीन पर रहना शुरू किया और सीधा चलने लगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है बाढ़ वाले क्षेत्र में, बीकानेर में, अरावली पर्वत पर, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क बिंदु का मतलब है वो बिंदु जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर होती है, और इस ऑप्शन में वो बिंदु है बीकानेर। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में बीकानेर है और इसे शुष्क बिंदु बस्ती मानी जाती है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत में शुष्क बिंदु बस्तियाँ यानी ड्राई पॉइंट सेटलमेंट उन क्षेत्रों में पाई जाती है जो आमतौर पर बाढ़ या जल स्तर की ऊंचे होने की संभावना रखती है, ऊंचे होने की संभावना रखती है। यानी जहाँ ऊंची बस्ती बसे होते हैं, क्या होते हैं? जहाँ ऊंची बस्ती बसे होते हैं, यानी यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ ऊंची बस्ती बसे होते हैं, यानी संभावना क्या होता है? उसका ज़्यादा होता है, प्रबल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भोजपुर, रोहतास, नालंदा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। कहाँ होता है? रोहतास में होता है, और इसलिए रोहतास को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। रोहतास को क्या कहा जाता है? बिहार का धान का कटोरा। रोहतास को क्या कहा जाता है? बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। आप हमें कमेंट में एक चीज़ लिख के दिखाएंगे कि बिहार की गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है। ये बात जरूर हमें कमेंट करके बतलाएंगे। अब जरा हम लोग रोहतास के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस मानचित्र में देखेंगे तो ये बिहार का मानचित्र है। बिहार, यहाँ इसमें खोजिए तो रोहतास कहाँ है। तो यहाँ आप देखेंगे रोहतास खोज के बताइए आप लोग, इसमें रोहतास कहाँ है? देखिए नवादा, चलिए आप लोग खोजेंगे और उसको टिक आउट करेंगे। रोहतास यहाँ पर देखिए, इधर से ये गंगा नदी निकलेगी, इधर से बक्सर की तरफ से, और इधर से ये गंगा नदी पटना के होते हुए ऐसे निकलेगी, और इस एरिया में है कि आप कमेंट बताएंगे कि उत्तर भारत में रोहतास है या दक्षिणी भारत में रोहतास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार में रोहतास ज़िले में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे बिहार का धान का कटोरा भी कहा जाता है। रोहतास ज़िले में धान की खेती के लिए उपजाऊ भूमि और अनुकूल जलवायु है। यहाँ धान की खेती हर साल अत्यधिक मात्रा में होती है। रोहतास में अच्छी तरह से विकसित सिंचाई व्यवस्था है। यानी रोहतास में क्या है? अच्छी तरह से विकसित सिंचाई व्यवस्था भी है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वहाँ धान का पैदावार ज़्यादा होता है। क्या होता है? धान का पैदावार ज़्यादा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर।
कहता है कि तेहरान किस पहाड़ पर स्थित है? अलबुर्ज, जेग्रोस या मकरान या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होने वाला है अलबुर्ज। तेहरान जो है वो अलबुर्ज पहाड़ पर क्या है? स्थित है। और ये अलबुर्ज पहाड़ कहाँ है? ईरान में। कहाँ है? ईरान में स्थित है। यहाँ पर मानचित्र में आप देख सकते हैं, मानचित्र में आप देख सकते हैं ये ईरान है, और ईरान का ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो है, ये पहाड़, ये क्या है? अलबुर्ज है ना। तो यहाँ पर कहता है कि तेहरान ईरान की राजधानी है। क्या है? तेहरान क्या है? ईरान की राजधानी है, और ये अलबुर्ज पहाड़ी श्रृंखला के तल पर स्थित है। कहता है कि तेहरान उत्तर मध्य ईरान में है। इसका स्थिति कहाँ है? उत्तर और मध्य ईरान में है, और अलबुर्ज पहाड़ी श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। यानी ये ईरान के उत्तर मध्य में, यानी उत्तर दिशा में, मध्य बीच में है, और ये अलबुर्ज पहाड़ी के दक्षिण हिस्से में है। तेहरान समुद्र के तल से 1175 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तेहरान के पास ईरान की सबसे ऊंची चोटी, अब ईरान की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखेंगे, माउंट दमाबंद। क्या है? माउंट दमाबंद जो है ये ईरान की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ है? तेहरान में स्थित है। तेहरान शब्द का अर्थ होता है गर्म पहाड़ी ढलान। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। तेहरान शब्द का अर्थ क्या होता है? गर्म पहाड़ी ढलान। और तेहरान में क्या है? ईरान की सबसे ऊंची चोटी माउंट दमाबंद। क्या है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। अगला प्रश्न कहता है कि जो भारत के पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, अनाई मुंडा, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं हम लोग अनाई मुंडा का, तो ये पूर्वी घाटी की, पूर्वी कहते हैं, ये पश्चिमी घाटी की चोटी है। ये पश्चिमी घाटी की चोटी है। ये पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनाई मुंडा। कंचनजंगा जो है ये हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये हिमालय का भाग है। ये हिमालय का भाग है। ये हिमालय का भाग है। अब बात करते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है ये पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। यानी पूर्वी चोटी की सबसे ऊंची, पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से ये जो पहाड़ी शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक ये जो घाटी है, यानी ये जो घाटी आप देख रहे हैं इसे, ये सब ये पश्चिमी घाटी। उसके बाद इधर जो आप ये घाटी देख रहे हैं, ये पूर्वी घाटी है। पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी के बीच में आप ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग, ये वाला भाग, ये है मैसूर का पठार। क्या है ये? मैसूर का पठार है ये भाग। तो ये भाग, एक बात याद रखने वाली बात है कि पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी के बीच में क्या है? मैसूर का पठार है। और यहीं पर है नीलगिरी पर्वत। कौन है? नीलगिरी पर्वत। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी के बीच में मैसूर का पठार और नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी पर्वत पर जरा हम लोग नीलगिरी पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। तो नीलगिरी पर्वत पर नीलकुरुंजी नामक फूल खिलते हैं। नीलकुरुंजी नामक फूल खिलते हैं। ये फूल 12 वर्ष में एक बार खिलता है, और जब ये फूल खिलता है तो पूरा पर्वत नीला हो जाता है। इसीलिए इस पर्वत का नाम पड़ता है नीलगिरी। क्या पड़ता है? नीलगिरी। खैर चले, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? सी होने वाला है। अब ज़रा इसका डिस्कशन हम लोग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत के पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा के गजपति जिला में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। अच्छा, पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडा है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है।
भारत के पूर्वी घाटी उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक फैला है। यानी ये कहाँ से शुरू हुआ है? उड़ीसा से शुरू हुआ है, आंध्र प्रदेश और कहाँ तक? तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, और ये कहाँ है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर ये जो भाग देख रहे हैं, या ये जो है ये उड़ीसा वाला भाग है, और यहाँ पर जो है ये महेंद्रगिरी है ना। आंध्र प्रदेश में जो चोटी है, उस आंध्र प्रदेश में 2 चोटी है, एक है नल्ला मलाई, इसके बाद और बेलीकोंडा। ये 2 चोटी जो है, ये बेनीकोंडा और नन्ना मलाई, ये 2 चोटी जो है ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। और ये भी पूर्वी घाटी का भाग है, पूर्वी घाटी का ही भाग है। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग जावादी, उसके बाद शेवारवाई, और बात करते हैं पंचामलाई। तो ये जो तीनों है ये तमिलनाडु में है। कहाँ है ये तीनों? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, और ये भी पूर्वी घाटी का ही भाग है ना। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी के वैध कारण नहीं है? कृषिगत फैलाव। अब कृषिगत फैलाव का मतलब ये नहीं है कि वनस्पति और जीवों में कमी हो, जनसंख्या में जैसी वृद्धि होगी तो कृषिगत फैलाव होगी। बृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, ये भी नहीं है, ये भी है। और कहता है कि चराई और जलने से लकड़ी की एक भी कारण, ये नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिला में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मधुबनी, भागलपुर, औरंगाबाद, ऊपर में से एक से सभी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होने वाला है भागलपुर। यानी भागलपुर बिहार का एक जिला है जहां पर रेशमी वस्त्रों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेशमी वस्त्र फैक्ट्री भागलपुर का ये फिगर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इससे संबंधित कुछ बातें लिखी गई है, जैसे कि बिहार राज्य में रेशमी वस्त्र का सबसे अधिक उत्पादन भागलपुर जिला में होता है। कहाँ होता है? भागलपुर जिला में होता है। जाओ। उसके बाद कहता है कि भागलपुरी रेशम, या इसे कहा जाता है टसर रेशम। क्या कहता है? टसर रेशम। भागलपुरी रेशम में टसर रेशम भारत में भागलपुर बिहार में रेशम साड़ियों और अन्य कपड़ों के एक पारंपरिक शैली है। भागलपुरी रेशम और टसर रेशम ये क्या है? एक पारंपरिक शैली है। भागलपुर में कुछ रेशम उत्पादन केंद्र जैसे कपड़ा और शिल्प केंद्र फेबलूम, हयाद, हथकरघा और बहराम कच्चा रेशम इत्यादि, ये जो है ये रेशम के कुछ केंद्र है। कहता है कि इन सामग्री का उपयोग भागलपुर साड़ी के नाम की साड़ियाँ बनाने के लिए किया जाता है। भागलपुर को भारत के रेशम के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यानी भारत के रेशम के शहर किसे कहा जाता है? भागलपुर को। सब आदमी याद रखेंगे, भारत के रेशम का शहर किसे कहा जाता है? भागलपुर को। जिस प्रकार से सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु। सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। उसी प्रकार से रेशम का सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को कहा जाता है। कहता है कि भागलपुरी रेशम एंथोरिया पफिया रेशम के कीड़े के कोकिन से बनता है। यानी इस कीड़े का नाम क्या है? एंथोरिया पफिया रेशम के कीड़े जिसे कोकिन कहा जाता है से बनता है। यह प्रजाति जिसे वान्य रेशम कीड़ा भी कहा जाता है भारत के मूल निवासी है। यानी जो रेशमी कीड़ा जो है ये भारत के मूल निवासी है। आगे अगर बात करें तो यह रेशम कीट टर्मिनिया प्रजाति के पेड़ों में जंगली जंगलों में रहते हैं। आगे बात करते हैं तो कहता नाथनगर एक ऐसा स्थान है जहां मुख्य रूप से भागलपुरी रेशम का
प्रसंस्करण होता है। कहाँ? नाथनगर में। कहता है कि साड़ी के अलावा शॉल, कुर्तियाँ और अन्य वस्त्र भी भागलपुरी रेशम से बनाए जाते हैं। यानी सिर्फ साड़ी ही नहीं, चादर, कुर्ती और बहुत प्रकार के जो वस्त्र है ये भी रेशम से बनाए जाते हैं, भागलपुरी रेशम से बनाए जाते हैं। ये हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है, आप इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि जालियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जो भी है उनका ये फिगर है और हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया प्रश्न है और आपको सब आदमी को पता है जालियांवाला बाग नरसंहार 1919 ईस्वी में हुआ था और उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था उस समय भारत के वायसराय। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में हुआ था, जहां लोगों ने रॉयल टेक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। जालियांवाला बाग में भीड़ पर अंधाधुंध गोलियों का आदेश जनरल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ये बात याद रखेंगे, गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, जिसके कारण सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। क्या हो गए थे? सैकड़ों लोग मारे गए और घायल भी हुए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी यानी वोमेश चंद्र बनर्जी। यानी यहाँ पर आप उनका फिगर आप देख रहे होंगे, ये वोमेश चंद्र बनर्जी जी है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ और जानकारी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और वोमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और वोमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और स्वतंत्रता पूर्व भारत में यह सबसे शक्तिशाली और प्रमुख राजनीतिक दल में से एक थे। और ये क्या थे? राजनीतिक दल थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की बात करें तो ये 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में आयोजित किया गया था और 31 दिसंबर तक चला था। यानी 3 दिन तक ये प्रथम अधिवेशन चला था और इस पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी और दिनशॉ वाच के साथ पूर्व ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम ने किया था। यानी इसका स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ये बात ही पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. ह्यूम है और लेकिन प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। चलिए, तो दोस्तों यहीं तक का सफ़र था आज तक के हम लोगों के लिए। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और एक बात और, आपको कहीं भी किसी प्रकार के डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।